हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? हमारा ऑप्शन है वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डफरिन। आपको बताना है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालगुजारी व्यवस्था किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए जागीरदारी व्यवस्था, तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर विश्वेदारी पूछ लिया जाए तो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि इस्तमरारी, जमींदारी, मालगुजारी और विश्वेदारी चारों एक ही बंदोबस्त का नाम है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था इस्तमरारी बंदोबस्त। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया? आपको बताना है अस्थाई बंदोबस्त किससे किया गया था। हमारा ऑप्शन है ज़मींदारों से, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से। तो अस्थाई बंदोबस्त ज़मींदारों से शुरू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? आपको बताना है भारत में अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था किसने स्थापित किया था। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको बताना है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था स्थापित किया था। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने को अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। आपको बताना है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट को ही अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? और हमारा ऑप्शन है रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, न्यायिक पत्ती को अधिक कार्यकुशल बनाना, और हमारा चौथा ऑप्शन है ए, बी तथा सी, इन तीनों में से कोई सही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू राजस्व प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। आपको बताना है इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये बिल्कुल गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारी की अधिपति बनाना, ये भी गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों को अधिपति नहीं बनाया था। न्यायिक पत्ती को अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी गलत है। यानी कि ए, बी और सी तीनों गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था। हमारा ऑप्शन है 1787, 1789, 1790 और 1793। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया था, इसका कारण क्या था? हमारा ऑप्शन है जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहर को दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। दिलचस्पी माने खेतिहरों को दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। आपको बताना है इसका कारण क्या था। हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका यही कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चिरस्थायी बंदोबस्त जो 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी, वो खेतिहर को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, जिसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसीलिए किसी ने पट्टा जारी किया और किसी ने नहीं किया था। इसका कारण था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतबाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के से संबंध था या थे? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो। दिए गए कूट में से आपको उत्तर देना है केवल एक और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, यानी तीनों। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के बराहमहल एक क्षेत्र है, वहीं पर रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और थॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ ही क्षेत्रों में लागू किया। और 1820 में जब थॉमस मुनरो गवर्नर बनकर आया तो उसने पूरे मद्रास में लागू कर दिया था। तो यानी कि हमारा थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड होगा, कॉर्नवालिस नहीं था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से रैयतबाड़ी व्यवस्था प्रारंभ करने वाले संबंध थे। तो अलेक्जेंडर रीड थे और थॉमस मुनरो थे। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने चालू किया था और फिर थॉमस मुनरो कुछ ही क्षेत्र में लागू कर पाया था। और जब 1820 में गवर्नर बन के आया तो पूरे मद्रास में यानी पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया था रैयतबाड़ी व्यवस्था। और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में बराहमहल जगह पर ही को लागू किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? आपको बताना है कि मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था। हमारा ऑप्शन है मेलकॉम, मेटकॉफ, मुनरो, एल्फिंस्टन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो मद्रास में रैयतबाड़ी बंदोबस्त 1820 में जब हेक्टर मुनरो ने गवर्नर बनकर आया था तो पूरे मद्रास में लागू किया था रैयतबाड़ी बंदोबस्त, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुनरो दिया है, हेक्टर छोड़ दिया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हेक्टर मुनरो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतबाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। आपको बताना है कि रैयत भू राजस्व राजस्व संग्रह प्रचलित था। हमारा ऑप्शन है उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में
और दक्षिणी भारत में। तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत, दोनों ऑप्शन में। दोनों ऑप्शन मिल रहा है सी और डी, यानी पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित था, यानी कि हमारा दोनों आंसर हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट आंसर है और डी भी आंसर सही है। तो अब सी और डी दोनों आंसर होगा, हमारा आंसर होगा सी और डी, दोनों राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। आपको बताना है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व से और हमारा ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंद से संबंधित है तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। कौन सा बंदोबस्त था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। आपको बताना है रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया था। हमारा ऑप्शन है टॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ किया था टॉमस मुनरो ने। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। आपको बताना है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। हमारा ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। आपको बताना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। तो पीछे ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत दोनों जगह पर लागू किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मद्रास दक्षिणी है और बम्बई पश्चिमी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। आपको बताना है रैयतवाड़ी सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। हमारा ऑप्शन है बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अब आपको बताना है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया था। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी में किया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत के भू राजस्व वसूली करने हेतु लागू की गई थी और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम चालू किया था 1792 में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। और कथन और कारण दिया है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था। व्यापार संतुलन अनुकूलन था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। और हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था, बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है? और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है। आर जो है ए का सही व्याख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि असम में जो चाय कंपनी बनी थी वो कब स्थापित हुई थी। हमारा ऑप्शन है 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1841 में।
तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी से के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा में इसका मुख्यालय था। नजीरा कहाँ है? तो भारत के असम राज्य में है नजीरा। यहाँ पर यह कंपनी द असम कंपनी के नाम से सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी चल रही है, यानी कार्यरत है। तो कब? 1839 में यह बनी हुई थी और यह कंपनी आज भी चल रही है। किस नाम से? तो द असम कंपनी। ये 5 लाख रुपए के साथ यानी पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा 1839 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैयतबाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमारा ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन नीचे है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? आपको बताना है। जो 3 कथन दिया हुआ है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत के पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक और 2, केवल 1, 2, 3 या कोई नहीं? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये बिल्कुल सही है। और सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। यानी कि हमारा तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोनों यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हमारा ऑप्शन है एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना है कि आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक दोहन का सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, यानी कि ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? हमारा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, R.C. दत्त, M.G. रानाडे, सर सैयद अहमद खान। तो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करता था, वो था सर सैयद अहमद खान, जो दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? हमारा ऑप्शन है अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लर्क का हो या चाहे कलेक्टर का हो, ये सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक तो दादा भाई नौरोजी थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुद्योगीकरण यानी औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो औद्योगिकरण यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। आपको बताना है कि अनुद्योगिकरण के बारे में कौन सा सही है। तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार को समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? आपको बताना है कि इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी। हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी। तो आपको बताना है इनमें से इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में पुस्तक किसने लिखा था। तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला था और यही सर्वप्रथम इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था? आपको बताना है किस दल से या किस पार्टी से चुनाव लड़े थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। हमारा ऑप्शन है उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल और साम्यवादी दल। तो 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में के लिए चुनाव लड़े थे। 1892 में लिबरल पार्टी से। हमारा ऑप्शन में लिबरल पार्टी नहीं है। लिबरल पार्टी को हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो उदारवादी दल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उदारवादी दल या लिबरल पार्टी दोनों एक ही बात है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? आपको बताना है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह बात किसने विचार कहा था या भी अपने मन में विचार किया था या सबके सामने यह व्यक्त किया था? तो हमारा ऑप्शन है विजय तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। तो कार्ल मार्क्स ने ब्रिटिश आर्थिक नीति को घिनौनी कहा था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? आपको बताना है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। और हमारा ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन, कर्नल वेड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। आपको बताना है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता था। तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। और हमारा अगला चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आपको बताना है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का अधिकार का परिणाम था भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों को स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो वो था भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण, यानी भारत पहले कृषि प्रधान देश था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कृषि से ही अंग्रेज यानी ब्रिटिश लोभित होकर भारत पर शासन किया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप